नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राज्य को 294 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। साथ ही किसानों के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना संबंधी ई गोपाला ऐप भी शुरुआत की। इस दौरान सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भोजपुरी में सभी के अभिवादन से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को जितना बढ़ावा मिलेगा, बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम मोदी बोले कि अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। राफेल को भारतीय वायुसेना में विधिवत रूप से शामिल करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडक्शन सेरेमनी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वायुसेना में राफेल का शामिल होना एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस सहित सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है, खासकर हमारी संप्रभुता पर नजर रखने वालों के लिए। राजनाथ सिंह के बाद फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ली ने राफेल इंडक्शन सेरेमनी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम एक साथ मिलकर भारत फ्रांस के रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। आज का दिन हमारे देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम मेक इन इंडिया पहल के साथ साथ अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय निर्माताओं के एकीकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। राफेल लड़ाकू विमान आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। राफेल के वायुसेना में शामिल होने पर एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने कहा है कि राफेल जहां भी और जब भी तैनात होगा वो दुश्मनों पर भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राफेल को वायुसेना में शामिल करने का इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता था। गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गांधीनगर की 134 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक अभूतपूर्व चुनौती है। भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी के खिलाफ एक सुनियोजित लड़ाई लड़ रहा है, जिसका पूरा विश्व हमारे प्रयासों की सराहना कर रहा है। गृहमंत्री ने लोगों से वायरस का टीका आने तक सभी एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंच गए हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने उज्बेकिस्तान के अपने समकक्ष अब्दुल अजीज कामिलोव के साथ बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय चिंताओं के मामलों पर करीबी समन्वय करने और विकास संबंधी बढ़ती साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। बैठक में दोनों नेताओं ने विकास साझेदारी को आगे ले जाने पर सहमति जताई है। भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री के एक प्रवक्ता ने बताया कि रक्षा सचिव अजय कुमार और जापानी राजदूत सुजुकी सतोशी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिकारी ने बताया कि इस समझौते में सूचना के आदान प्रदान और दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की बात की गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को मानवता विरोधी करार दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जनता को मुख्यधारा में शामिल होने में ममता दीदी रोड़े अटकाती हैं। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन ममता दीदी इस स्वास्थ्य योजनाओं से लोगों को 3 साल से वंचित रखे हुए हैं। बीसीसीआई ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि कंपनी ने गंभीर प्रतिकूल परिणामों के बारे में पहले सूचित क्यों नहीं किया, जिसके चलते उसके यूके साझेदार एस्ट्राजेनेका को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के परीक्षणों को अस्थायी रूप से विराम देना पड़ा है। अब माना जा रहा है कि सीरम के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल पर रोक लग सकती है। लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरबीआई की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम मामले को लेकर शीर्ष अदालत में केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सांसदों और विधायकों पर चल रहे मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट को देश भर की हाई कोर्ट ने जानकारी दी है। इसके तहत देश में नेताओं के खिलाफ 4442 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 2556 मामले तो वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सभी हाई कोर्ट से आंकड़े मांगे थे। अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी के बुलडोजर चलाए जाने के बाद उद्धव सरकार की चारों तरफ आलोचना हो रही है। इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मामले पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे लेकर उद्योग के प्रमुख सलाहकार अजय मेहता को तलब किया है। माना जा रहा है कि राज्यपाल अब उद्धव सरकार के खिलाफ
केंद्र को अपनी रिपोर्ट भी भेजेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पंगा लेना महंगा पड़ता नजर आ रहा है। विक्रोली पुलिस स्टेशन से कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कंगना ने मुख्यमंत्री ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिवसेना के साथ जारी जुबानी जंग के बीच कंगना मुंबई वापस लौट आई हैं। इसी बीच कंगना रनौत ने अपने दफ्तर का मुआयना किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना से तनातनी के चलते महाराष्ट्र सरकार उनको निशाना बना रही है। वहीं इस मामले में आज कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जिसे अब 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। सुशांत सिंह से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया ने स्पेशल कोर्ट में नई जमानत याचिका लगाई है। याचिका में उन्होंने दावा किया है कि NCB ने हिरासत में उनसे जबरन आरोप कबूल करवाए हैं। जमानत अर्जी में कहा गया है कि एक बार फिर मैं लगातार 8 घंटे तक बिना किसी महिला अधिकारी की मौजूदगी में पूछताछ की गई, जो नियम के विरुद्ध है। रिया की याचिका पर अदालत कल अपना फैसला सुनाएगी। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के समर्थन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी उतर आए हैं। अधीर चौधरी ने कहा है कि रिया एक कलाकार होने के साथ ही बंगाली ब्राह्मण महिला हैं। वो देश की सेवा करने वाले सैन्य अधिकारी की बेटी हैं। अधीर रंजन ने NDPS कानून के तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को गलत बताया है। कोरोना महामारी के बीच इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सफर आरामदायक और सुरक्षित हो, इसके लिए रेलवे सभी नॉन AC स्लीपर क्लास को 3 टायर AC कोच में बदलने जा रही है। स्लीपर क्लास को AC कोच में बदलने में कुल 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बिहार चुनाव से ठीक पहले RJD नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी में रामा सिंह की एंट्री और तेजस्वी के मनमाने रवैये से काफी समय से नाराज चल रहे थे। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद ने लालू यादव को पत्र लिखकर इस्तीफे की सूचना दी है। बता दें कि RJD को अगड़ी जाति में सबसे ज्यादा सपोर्ट राजपूत समाज से है और रघुवंश प्रसाद सिंह बड़े राजपूत नेता हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर लोगों से कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का त्योहार 17 अक्टूबर से शुरू होगा। हिंदू इस त्योहार में 9 दिन व्रत रखते हैं और मंदिर जाते हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर को दशहरा होगा। नवंबर में दीपावली का त्योहार होगा। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर संक्रमण फैलने से रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख मकानों का निर्माण कराया गया है। PM मोदी 12 सितंबर को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों को मकानों की सौगात देंगे। इसको लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाला गृह प्रवेश कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। ऑक्सीमीटर तथा इंफ्रारेड थर्मामीटर की बाजार मूल्य से अधिक खरीद पर मामले को CM योगी ने गंभीरता से लिया है। मामले की जांच के लिए CM योगी ने SIT के गठन का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर तथा गाजीपुर सहित कुछ जिलों की ग्राम पंचायतों में बाजार मूल्य से अधिक दर पर पल्स ऑक्सीमीटर तथा इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीदे गए हैं। अब इस मामले की जाँच कर SIT की टीम 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निजीकरण कर नौजवानों के रोजगार के अवसरों को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता है भाजपा सरकार चला रही है या देश के साधनों और संसाधनों का बाजार लगा रही है। उन्होंने कहा कि टोल मंडी, सरकारी मॉल, IT, पॉलिटेक्निक, हवाई अड्डा, रेल के साथ साथ बीमा कंपनी और निजीकरण के युवाओं के रोजगार तक को बेच डाला है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 200 अरब डॉलर के मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान RIL के शेयर्स 8.45% की तेजी के साथ 2343.90 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके चलते कंपनी का मार्केट कैप 200 अरब डॉलर के पार हो गया है। ये सबसे बड़ी IT कंपनी TCS के आकार का लगभग दोगुना है। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच दूसरे राज्यों को जाने वाले लोगों के लिए रोडवेज बसों की सुविधा दी है। इसमें रोडवेज की लखनऊ से दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के लिए बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली के लिए आज से बसें रवाना हो गई हैं, जबकि राजस्थान और हरियाणा के लिए 11 सितंबर से बसें चलाई जाएंगी। बिहार चुनाव में RJD ने सवर्ण समुदाय के 30 लोगों को टिकट देने की तैयारी शुरू कर दी है। RJD के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह ने दावा किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जैसे उच्च वर्ग को कम से कम 30 टिकट देने पर पार्टी में मंथन चल रहा है। इस पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाले UPA ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। UPA की तरफ से RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा को मैदान में उतारा गया है। अब 14 सितंबर को होने वाले चुनाव में NDA के हरिवंश सिंह और UPA के मनोज झा के बीच मुकाबला होगा।
हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कंवरपाल ने ट्वीट कर खुद को कोरोना होने की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि खुद को क्वारंटाइन कर रहे हैं। वहीं मंत्री ने खुद के संपर्क में आने वाले लोगों को सलाह दी है कि वो अपनी कोरोना जांच अवश्य करवा लें ताकि दूसरों को संक्रमण न फैले। राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बोर्ड में एक होनहार छात्र की उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर बदलकर उसे फेल किया गया, जबकि दूसरे को पास कर दिया गया। वहीं 12वीं की छात्रा दीप्ति के सभी विषयों में 90 से अधिक अंक आए, लेकिन फिजिक्स में महज 6 नंबर मिले हैं। इसके बाद गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सीएम शिवराज और सिंधिया की दिमनी क्षेत्र में एक खेत में हुई जनसभा विवादों के घेरे में आ गई है। खेत मालिक किसान रामकिशोर सिंह तोमर ने आरोप लगाया है कि उसने सरसों बोने के लिए खेत जुतवाया था, लेकिन उसकी सहमति के बिना ही वहां पर जनसभा की गई। जब उसने विरोध किया तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी मिल रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की वापसी होने वाली है। पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी और मानवेंद्र सिंह के बाद 2 और पूर्व मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। इसमें वसुंधरा सरकार में मंत्री रही उषा पूनिया और सुरेंद्र गोयल की बीजेपी में बहुत जल्द वापसी की चर्चा तेज हो गई है। ग्रेटर नोएडा नायल पार्क के ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में MBA की परीक्षा में सामूहिक नकल होने का मामला सामने आया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि परीक्षा केंद्र ITS में सामूहिक नकल हुई है। इसके बाद ITS में हुई MBA की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। ये मीटिंग YB चौहान केंद्र में करीब 20 मिनट तक चली। पुलिस आयुक्त और शरद पवार के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसके बारे में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि कंगना और BMC मामले में वार्ता हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में और कड़ा रुख अपनाया है। प्रयागराज के निलंबित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक की संपत्तियों की जांच विजिलेंस से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निलंबित अभिषेक दीक्षित और मणिलाल पाटीदार द्वारा की गई अनियमितताओं से अलग से जांच कराई जाए। केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए भारतीय किसान संघ और अन्य किसान संगठनों ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने रैली के आयोजनों में जुटे विधायक बलराज कुंडू को हिरासत में लिया है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अनंत सिंह ने कहा है कि RJD के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में RJD और तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे। बाहुबली विधायक ने दावा किया है कि चुनाव में RJD की जीत होगी और बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नए नियम जारी किए हैं। CM अमरिंदर सिंह ने कहा है कि विदेश से पंजाब आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर कोरोना जांच होगी। संक्रमण पाए जाने पर उन्हें प्रमाण पत्र देकर होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। इन सभी पर केंद्र सरकार का कोरोना प्रोटोकॉल लागू होगा। जेल से रिहा होने वाले यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने गायत्री के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के वकील दिनेश त्रिपाठी ने पुख्ता सबूत होने के साथ ही पुलिस को FIR दर्ज करने की शिकायत दी है। बीजेपी के पूर्व सांसद और अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। NSD ने बताया कि हमें ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति ने पुलिस अभिनेता और पद्मश्री परेश रावल को NSD का चेयरमैन नियुक्त किया है। वहीं संस्कृति मंत्रालय ने परेश रावल को हार्दिक बधाई दी है। ओडिशा के कालाहांडी में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में 5 नक्सलियों का भी सफाया हो गया है। कालाहांडी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना से ढेर किए गए नक्सलियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने जैश के 2 दहशतगर्दों को पकड़ने में सफलता पाई है। दहशतगर्दों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि उनके पास से नकद पैसे भी बरामद किए गए हैं। दोनों की पहचान सोपोर निवासी वसीम इरशाद गबरू और मेहराजुद्दीन वानी के रूप में की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक खाते से चेक क्लोनिंग के जरिए 6 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। लखनऊ में चेक के जरिए 2 बैंक खातों से पैसे निकाले गए हैं। जब जालसाज ने बैंक से 9,86,000 रुपए निकालने के लिए तीसरा चेक लगाया तो बैंक प्रबंधक को शक हो गया। उसके बाद प्रबंधक ने ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को वेरिफिकेशन के लिए फोन किया तो उन्होंने चेक को जारी करने से इनकार कर दिया। हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला चिकित्सालय हरदोई में कोरोना जांच के दौरान डीएम को यह जानकारी मिली। डीएम ने खुद को सरकारी आवास में आइसोलेट कर लिया है। डीएम ने कहा कि मेरे संपर्क में आए लोग भी कोरोना जांच करवा लें।
साक्षी मिश्रा की तरह ही हरदोई में प्रेमी युगल का वीडियो वायरल हुआ है। युवती ने अपने रिश्तेदारों पर कई आरोप लगाए हैं, जिसमें युवती ने कहा है कि ससुराल पक्ष को प्रताड़ित करने के लिए मायके वालों ने फर्जी मामले दर्ज करवाए हैं। युवती ने कहा कि प्रेम विवाह से रिश्तेदार नाराज हैं। एलजेपी ने रोहतास की काराकाट और नोखा विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी ने इसके लिए कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं। सासाराम में जिलाध्यक्ष विनोद सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। विनोद सिंह ने कहा कि पार्टी ने यहां लाखों सदस्य बनाए हैं। संगठन बूथ स्तर पर काफी मजबूत है। ऐसी स्थिति में हम यहां जीतने की स्थिति में है। बिजनौर में आजाद समाज पार्टी की जिला कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिलाध्यक्ष नरेश फौजी ने जिला कमेटी की घोषणा की। कार्यकारिणी में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष को पार्टी में शामिल किया गया है। फौजी ने कहा कि आजाद समाज पार्टी हमेशा दबे कुचले और दलितों के साथ खड़ी रहती है और उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करती है। बिजनौर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कोतवाली शहर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब, अवैध शस्त्र और वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ की जा रही है। बांदा में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 12,90,000 रुपए कीमत की 13 किलो चांदी बरामद की है, जिसके बाद इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी गई। छानबीन के दौरान पकड़े गए आरोपी इनकम टैक्स टीम के सामने पैसे और चांदी के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। बिजनौर क्वारंटीन सेंटर से फरार कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह गणना के समय स्टाफ को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद बिजनौर एसपी ने आरोपी की तलाश में 4 टीमें गठित की। महज 3 घंटे के बाद बिजनौर पुलिस ने फरार आरोपी कैदी वाजिद को गिरफ्तार कर लिया है। जेडीयू भाजपा गठबंधन पर भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर कोई तनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन 25 साल पुराना है। जल्द ही एनडीए सभी सीटों को स्पष्ट कर जनता के बीच आएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।